हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को मैं कुछ खास करने वाला हूं और मैं ये चाहता हूं कि आज आप वेक्टर में कुछ ऐसा सीखें जो अब से पहले कभी आपने सोचा न था और न कभी आपने कल्पना न की थी। इस तरह के लेक्चर्स आज आने वाले हैं आपके सामने और उसको आपको गंभीरता से सुनने, समझने और देखने की जरूरत है, ताकि ऐसा न हो कि आप ये छूट जाए आपसे और आपको बाद में पश्चाताप का सामना करना पड़े। इसीलिए लगे रहिए और गंभीरता के साथ इस लेक्चर को बड़े ही आराम से देखने की कोशिश कीजिए ताकि हर चीज आपको बेहतर समझ में आए। हम अब तक आपको वेक्टर में बहुत सारी बातें सिखा चुके हैं, पर एक बात हमको आपको आज सिखाना है कि अगर किसी वेक्टर में मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज कीजिए ये मेरा एक वेक्टर है और एक कोई नंबर के है। अगर मैं इस वेक्टर में इस नंबर से मल्टीप्लाई करता, नंबर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ये कुछ भी हो सकता है, पर जनरली हम लोग बात इंटीजर्स की करेंगे और उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आएंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन पर क्या असर पड़ेगा इसका, उसकी चर्चा खास तौर पर आज मैं करने वाला हूं। तो आपको मैं ये बताऊं कि इफ वी आर गिवन अ वेक्टर ए एंड आल्सो अ नंबर के, और अगर इस के से इस वेक्टर में मल्टीप्लाई किया जाए तो निश्चित तौर पर वेक्टर एक नया रूप लेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इफ के इज मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर, है ना, तो क्या होगा, मेरे पास एक नया वेक्टर बन करके आएगा। देन सपोज करते हैं b इक्वल टू के इंटू ए वेक्टर आया, पर हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जो नया वेक्टर हमारा b आया है, इसके पास पक्का दो चीज तो होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। यही दोनों चीज जस्टिफाई करेगा कि नया वेक्टर क्या रूप लेता है, क्या फॉर्म इसका बन करके आता है। तो जाहिर सी बात है कि इफ k is multiplied by vector a, then one thing that is compulsory to change the magnitude of vector a, क्योंकि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो भी पहले रहा होगा उसमें जब k से हम गुना करेंगे तो मैग्नीट्यूड जो है वो उसका k टाइम्स चेंज करेगा, k गुना बदलेगा, k गुना हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं। पर व्हाट अबाउट डायरेक्शन, क्या कहते हैं आप उसके विषय में, क्योंकि वेक्टर एक ही चीज तो नहीं शो करेगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये तो क्लियर है कि बी वेक्टर जो मेरा रिजल्ट के तौर पर आया है, इट्स मैग्नीट्यूड विल बिकम नाउ के टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो गया। बट डायरेक्शन की जहां तक बात है वो डिपेंड करेगा के साइन पर, है ना। डायरेक्शन विल डिपेंड, डायरेक्शन ऑफ, बट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विल डिपेंड, एकदम समझते हैं इसको, विल डिपेंड ऑन द साइन ऑफ के। साइन ऑफ के का मतलब के का चिन्ह क्या है, क्या के पॉजिटिव इंटीजर है, क्या के नेगेटिव इंटीजर है। और इतना ही नहीं, मैं सिर्फ इंटीजर की बात कर रहा हूं तो आप ये न मत समझना कि इंटीजर ही चलेगा, हो सकता है फ्रैक्शन भी आए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले एक स्टेप समझ लेते हैं तो बाद में दिमाग अपने काम करना शुरू करता है कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास हमेशा इंटीजर ही हो, अगर फ्रैक्शन भी रहेगा, मान लीजिए 2/3 आ गया, 4/5 आ गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो मतलब होगा। अब आप देखें कि के का साइन क्या रहता है। अगर मान लेते हैं इसमें दो कंडीशन होगा, के अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो जो डायरेक्शन आपके ए वेक्टर का है वही डायरेक्शन आपके बी वेक्टर का भी रहेगा। मैग्नीट्यूड विल चेंज के टाइम्स, वो बदल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसका वही रहेगा जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है। क्लियर, कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि के नेगेटिव आ गया, अगर के आपका नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे आप, तो फिर से ये समझ लीजिए कि मैग्नीट्यूड एक बार फिर से उतना ही इंक्रीज करेगा, उतना से ही चेंज करेगा,
लेकिन डायरेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट कर जाएगा, 180 पर आ जाएगा, दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ये अगर ए वेक्टर है तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मैं अगर ये कहता हूं कि मेरे पास ए वेक्टर जो है ये सपोज कीजिए 5i के इक्वल टू है ना, और बी और के का वैल्यू मान लेते हैं कि के का वैल्यू सपोज कीजिए ±10 आ गया, ठीक है। मैं दोनों आपको करके देखता हूं। तो के का अगर +10 लेता हूं तो के अगर मान लो मैंने +10 लिया तो बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, के इंटू ए वेक्टर, यानी के का वैल्यू मैं 10 लूं और ए का वैल्यू मैं 5i रखूं तो चलेगा, यानी ये अब 50i हो जाएगा। बताइए तो ये 5i है और ये 50i है तो कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पे मान लो ये 5i हो गया तो हो सकता है कि ये आपका 50i हो जाए, लेकिन होगा क्या, डायरेक्शन तो दोनों का सेम रहा ना। लेकिन अगर हमारे पास के का वैल्यू अगर मैं -10 लेता हूं, अगर मैं के का वैल्यू -10 लूंगा तो मुझे एक बार फिर से बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 50 ही आएगा, लेकिन ये जो माइनस साइन है ना वो -i कर देगा इसको, और जब -i कर दिया तो ऐसे कंडीशन में ये ए हमारा 5i अगर इधर हुआ तो आपको इधर की तरफ हो जाएगा -50i, एरो इधर आ जाएगा। देखिए एंटी पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया। तो ये बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अगर किसी वेक्टर में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो नंबर उसके मैग्नीट्यूड को उतना टाइम बदल देगा। अब वो पॉजिटिव नंबर हुआ तो सेम डायरेक्शन नया वेक्टर का, और अगर नेगेटिव हुआ तो अपोजिट जाएगा, एंटी पैरेलल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी बात पर ये घायल करता है, इसीलिए मैंने आपको सिखा दिया। आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट करने की कोशिश कर लेना। लेकिन जो बेसिकली अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, है ना, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। चूंकि हाई लेवल प्रॉब्लम जब तक थ्योरी एक बार कंक्लूड होकर के नहीं आएगा तब तक हम लोग जो है थोड़ा सा अलग हट के कुछ काम नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ये भी बड़ा कलाकारी वाला कॉन्सेप्ट है। आप जब इसको पढ़ोगे, जब मैं अभी सिखाऊंगा तो आप देखना कितना मजा आता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत थ्योरी है, हाईली इंटरेस्टिंग है, एकदम मजा देने वाला है। ये इसलिए क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा का कहानी ही बड़ा गजब का है। आपको मैंने एडिशन में दिखाया था ना कि अगर 5 + 5 जोड़ोगे तो 10 होगा, लेकिन वेक्टर में अगर आप 5 वेक्टर को 5 वेक्टर के साथ जोड़ोगे तो 0 भी हो सकता है ना, 0 to 10 जा सकता। हाँ एक बात है कि 0 और 10 के ही बाउंड्री पर ये रहेगा, इससे ना नीचे आएगा इससे ना ऊपर जाएगा। खैर वो तो बाद की बात हो गई, लेकिन जो है वो है। तो जिस तरह से एडिशन में आपने बड़ा अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक वही फॉर्मेट आपको मल्टीप्लिकेशन में भी दिख सकता है। झलक के लिए मैं आपको बता दूं एक छोटा सा आइडिया कि अगर आप सपोज कीजिए कि ऐसी भी संभावना है कि 5 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आता है। सिंपल अलजेब्रा, सिंपल मैथमेटिक्स, बच्चे भी कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि 5 को वेक्टर लूं और 5 को मैं वेक्टर लूं तो इसका रिजल्ट 0 भी आ सकता है ना। आश्चर्य की बात। पहले तो आप अपने दिमाग को आश्चर्य में डालिए, ऐसे अनहोनी टाइप का मामला आपके दिमाग पर होना चाहिए। बाद में मैं इसे प्रूफ करूंगा, मैं नहीं प्रूफ करूंगा, वेक्टर का थ्योरी इसे प्रूफ करेगा। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसको अपडेट करेगा। इतना ही नहीं, अजीबो गरीब चीजें हैं। कभी कभी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है उस इलाका को ही छोड़ देता है, वो एक अलग डायरेक्शन अपना लेता है, अलग दिशा में चल पड़ता है, जिसके बहुत से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे
डेली लाइफ में हैं, जिससे मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं और करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग चलते हैं एस वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन। ये जो चीजें आपने देखी, इसके तो कुछ रहस्य भी होंगे ना, और जब रहस्य होंगे तो उस रहस्य को ही आज खोलेंगे हम लोग कि वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमारा फिजिक्स है वो किस तरह से अपनी तैयारी कर रखा है, उसको आइए जानते हैं। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन एंड मैथमेटिकल सपोर्ट दोनों को अगर एक साथ मिला करके देखा गया तो वेक्टर के दो तरह के मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट के तौर पर निकलकर सामने आए, जिसमें से एक मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा सूट नहीं बैठता है वर्ड, है ना। या इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहा जाता है। तो स्केलर प्रोडक्ट एक है, ये आगे तो पढ़ेंगे ही। आप जानना है कि ये जो कैटेगराइज हुआ है वो रिजल्टेंट के आधार पर, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा स्केलर रिजल्टेंट मिलेगा आपको। यानी जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट आपको स्केलर बन करके आएगा, और यही कारण है कि इस प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट का नाम दे दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आए, कुछ ऐसे भी रिजल्ट फिजिक्स में देखने को मिले जहां दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन करके आता है, जिसका एग्जांपल मैं दूंगा, थोड़ा इंतजार करना है। तो उसके आधार पर इसको वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दिया गया। और ये वजह ये था कि रिजल्टेंट इसका जो है वो वेक्टर रिजल्टेंट इससे मिलता है। यानी खूबसूरत बात ये है कि वो जो प्रोडक्ट है वो रिजल्टेंट के रूप में भी एक वेक्टर क्वांटिटी छोड़ता है हमारे लिए, और इसीलिए इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दिया गया। आपको ये भी जान करके खुशी होगी कि स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग दूसरे तरह से भी नाम देते हैं, इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब आपको मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है। डॉट 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 जो बिंदा से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो कुछ देर पहले मैंने किया था, यहाँ पर दिखाया था आपको। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी इस प्रोडक्ट में डायरेक्ट गुना का चिन्ह दिखाई देगा आपको, है ना, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की हम लोग बात करेंगे इसका मतलब उसमें रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी बनकर आएगा, और जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसका रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी बन करके आएगा। उसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। पर ये हमेशा याद रहे, ये मल्टीप्लिकेशन, ये जो गुना है, दो वेक्टर के बीच होने वाला है, वेक्टर क्वांटिटी के बीच होने वाला है। ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचना है कि हम जब स्केलर रिजल्टेंट ले रहे हैं तो उसमें स्केलर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। ये हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का मल्टीप्लिकेशन है, जो रिजल्टेंट के आधार पर, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। और इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट जब स्केलर रिजल्टेंट मिले और वेक्टर प्रोडक्ट जब वेक्टर रिजल्टेंट मिले, तो परिणाम के तौर पर आपको क्या मिल रहा है, उसी के आधार पर वेक्टर के ये दोनों प्रोडक्ट डेवलप किए गए हैं। और एक एक कर आइए उस पर आज चर्चा करेंगे, और आपको वो भी चीजें देखने को मिलेगी कि किस तरह से दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 पर भी पहुंचता है। क्यों होता है ऐसा, कारण क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की कहानी। आइए सीखते हैं इसको कि क्या है स्केलर प्रोडक्ट और क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले स्केलर की कहानी हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे, उस पर बहुत सारे काम करके हम आपको देंगे, और तब चर्चा करेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट की। ये टू स्टेप प्रोसेस है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये है कहानी।
और इसी का मजा हम लोगों को लेना है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये चीजें हैं और इन दोनों चीजों को हमको चर्चा में अभी लाना है। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं, जैसे हम लोग पहले मान करके चलते थे, दो वेक्टर ए और बी लेते थे, अभी भी ले लेते हैं, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू गिवन वेक्टर्स, एकदम है तो है, एंड ये भी बताना होगा थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। देखिए आ गया थीटा, अपना गेम प्लान करने के लिए, एंगल बिटवीन देम, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। बढ़िया बात है तो रहने दीजिए, इसमें कौन सी बुराई है, क्योंकि यही तो सारा काम करके देगा हमको। इसी को हम इग्नोर कर देंगे तो फिर मजा कैसे आएगा। वेक्टर का तो मास्टर माइंड है यही एंगल, एंगल ही तो सारा खेल करता है, और एंगल को इग्नोर कर देंगे तो सारा चीज ही सत्यानाश हो जाएगा। कोई बात नहीं है, आप देख लें यहां से। मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, एंड दोनों के बीच का एंगल थीटा है। डेफिनेशन कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो, कहां देख लीजिए डॉट साइन यहां आ गया, यही है डॉट साइन। डॉट साइन से मैंने मल्टीप्लाई किया, बिन एक पॉइंट लगाया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डेफिनेशन कहता है कि ये जो होता है वो ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस एंड इंटू कॉस थीटा। ये है डेफिनेशन है। If a vector and b vector are two given vectors and theta be the angle between them, then a vector dot b vector equal to modulus of a vector into modulus of b vector into cos theta। यानी दोनों के बीच के एंगल का cos वैल्यू ये इस्तेमाल किया जाता है। बट क्या आपके मन में ये बात नहीं आती है कि सर cos थीटा ही क्यों, और भी तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, साइन थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा, सेक कोसेक, बहुत सारा है, तो उसको आप यूज कर लेते, आपने कॉस थीटा ही क्यों लिया, बहुत बड़ी बात। तो तब इस डेफिनेशन को खोलिए थोड़ा सा, कैसे खोलिए वो मैं दिखाता हूं। आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ए वेक्टर के ऊपर, कहां से, बी वेक्टर के हेड से, और जब बी वेक्टर के हेड से आप परपेंडिकुलर डालोगे ना तो एक खूबसूरत चीज सामने आएगा कि इसका जो प्रोजेक्शन होगा, इस बी वेक्टर का जो इमेज बनेगा ए वेक्टर के डायरेक्शन में, ये जो ए है ना इसके डायरेक्शन में जो होगा वो बी कॉस थीटा के बराबर होएगा। अगर मैं इसको ओ ए और इसको मैं ओ बी का नाम दूं, क्या करना मैंने, बी वेक्टर से हमने के हेड से हमने ए वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस बी वेक्टर का इमेज ए वेक्टर के डायरेक्शन में आएगा कितना, बी कॉस थीटा के बराबर। याद रखिएगा ये मैंने बिल्कुल ऊपर से लंब डाला है, नॉर्मल ड्रॉ किया है। उसी प्रकार से अगर मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करूं ए वेक्टर के ऊपर, सॉरी ए से के हेड से मैं बी पर ड्रॉ करूं, तो ये भी तो 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू जो हमारा आने वाला है वो भी उसी तरह, जैसे ये बी कॉस थीटा हुआ तो ये ए कॉस थीटा ही मिलेगा। ये इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आप देख लो ना, आपको तो वेक्टर कंपोनेंट का पूरा मास्टरमाइंड हमने बना रखा है, इसमें कोई संदेह कहाँ है कि अगर मुझे, मेरे पास ये ए वेक्टर है, मैं इसके जब यहाँ लंब डालूंगा, ये जो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा इसका कंपोनेंट, तो ये थीटा एंगल होने से ए कॉस थीटा ही तो होगा, और तो कोई रेशियो हमको हेल्प करने वाला है नहीं, कहां से करेगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल में आप जाएंगे तो बेस और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन को या तो सेक से डिफाइन करेंगे या कॉस से डिफाइन करेंगे। तो कॉस थोड़ा स्टैंडर्ड है, कॉस को ही हम लोग यूज करते हैं, पहले कोस है तब उसके बाद सेक, तो सेक को हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग जो है किसको यूज करते हैं, हम लोग कॉस को यूज करते हैं। जो रूल है, क्योंकि लाना हमको जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग में डेफिनेशन उठाएंगे, हमें ये बेस चाहिए, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो कॉस थीटा ही डिफाइन होता है, ठीक है।
है ना। होने के लिए तो मान लो सेक्स से भी होगा, पर मुझसे उससे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू कॉस है, कॉस का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है। अब आपको यहां आना है कि या तो आप बी वेक्टर का इमेज ए वेक्टर पर देखो, और या फिर ए वेक्टर का इमेज बी वेक्टर के दिशा में देखो। अगर आपने बी का देखा तो यहाँ बी कॉस थीटा, अगर आपने ए का देखा तो यहाँ ए कॉस थीटा। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी इस रिजल्ट का, इस डेफिनेशन का जो प्रूफ है, जो सबूत है कि कॉस थीटा ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम यही ज्योमेट्री आप इस्तेमाल कर लेते हैं। और ज्योमेट्री क्लैरिफाई करता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कहा जाता है इसको, कि ज्यामिति से आप इसको देख लो कि क्यों कॉस थीटा ही इस्तेमाल करोगे। यही आपको डिक्लेयर कर देगा कि क्यों आपने इसको इस्तेमाल करा। तो रूल कहता है कि जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखने वाले होते हैं, तो मैग्नीट्यूड जो इसका होता है वो या तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में बी वेक्टर का इमेज जो ए के डायरेक्शन में प्राप्त हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट आ जाएगा। यानी अगर ध्यान से आप देखें, जो पहली बात मैंने कही, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में क्या कहा मैंने कि आप ए का मैग्नीट्यूड ले लो, बड़ी बढ़िया बात है। और बी वेक्टर का इमेज या प्रोजेक्शन जो ए के डायरेक्शन में मिला है, जो आपके पास बी कॉस थीटा है, उस बी कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आपको ए बी कॉस थीटा ही मिलेगा। मिला कि नहीं मिला आप खुद देख लो। कहा अगर ऐसा नहीं आप करना चाहते हो तो दूसरा काम कर लो। दूसरा काम ये करो कि आप बी वेक्टर को कंप्लीटली ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, और ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है जो बी के डायरेक्शन में है, जो ए कॉस थीटा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही कंडीशन में जो चीज आएगा वो ए बी कॉस थीटा ही आएगा, इसमें भी आपको ए बी कॉस थीटा ही आएगा। और यही वजह है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमेशा कॉस थीटा का ही इस्तेमाल होता है और किसी दूसरे रेशियो का इस्तेमाल नहीं होता है। ये तो हो गई एक बात, डेफिनेशन देख लिया। दूसरी बात है कि रिजल्टेंट में आप यहां देखो मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है, डायरेक्शन का कोई मद्दा नहीं है, इसीलिए रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? ये रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी है ना। और इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम पड़ा है स्केलर प्रोडक्ट। सारी बातें खोल खोल कर मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। सो स्केलर प्रोडक्ट की कहानी इस तरह से बहुत खूबसूरत तरीके से डेफिनेशन में आपने देखा, साथ में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ने ये क्लैरिफाई किया कि क्यों कॉस थीटा ही इस्तेमाल होता है, दूसरा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस्तेमाल नहीं होता है। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट मैंने क्या कहा था? दूसरा पार्ट मैंने ये कहा था कि वेक्टर के प्रोडक्ट में कभी रिजल्टेंट जीरो भी मिलने की संभावना होती है। अब कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ए बी है, मान लो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है ए बी, नॉन जीरो का मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होना नहीं चाहिए। तो अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे पास क्वालिटी पर बात करते हैं कि क्या है इसके पास क्वालिटी, तो क्वालिटी पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या मिलता है, ए वेक्टर का मॉडुलस है ना। देखिए कंक्लूजन में थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। निष्कर्ष क्या सीखा हमने? क्या कहते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी ए नॉन जीरो वेक्टर हुआ, और बी वेक्टर भी है, ये भी आपको मॉडुलस जीरो के बराबर नहीं है, यानी ए और बी दोनों नॉन जीरो मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर हैं। ठीक है,
एंगल जो है वो क्या है, थीटा है, दोनों के बीच का, आप सामने से देख रहे हो। देन अब आप देखिए ए डॉट भी का वैल्यू आपने क्या देखा, ए बी कॉस थीटा। अब आप देखो कि मैंने कही थी बात आपको कि ए बी कॉस थीटा जो रिजल्ट आया है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ए डॉट बी का वैल्यू 0 भी हो सकता है? सिंपल मैथमेटिक्स बेटा, 2 × 3 = 6, लेकिन वेक्टर मैथमेटिक्स में 2 × 3 = 0 भी। पर वो सिंपल 2 × 3 नहीं है, वो 2 और 3 दोनों वेक्टर हैं, और अगर वो वेक्टर हैं तो इसका वैल्यू 0 आएगा। कि थीटा अगर आपने 90 डिग्री कर दिया, मान लो ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, एंगल आपके पास 90 डिग्री है, तो चिंता न करें, cos 90 0 होता है, तो आपको इसीलिए ए डॉट बी का वैल्यू आ जाएगा सीधा 0 के बराबर। एक ऐसा भी गुना जब दो नॉन जीरो मैग्नीट्यूड के वेक्टर को मल्टीप्लाई करके 0 रिजल्ट ले सकते हैं हम, है ना कमाल की बात। सिंपल मैथमेटिक्स में कभी पॉसिबल है? मैं तो खुशी से कहूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई नंबर ही नहीं इसको गुना करने पर वो 0 रिजल्ट दे दे, जब तक उसको 0 से गुना न किया जाए। संभव ही नहीं, दो नॉन जीरो नंबर जो है वो उसका मल्टीप्लिकेशन कभी 0 लाके आप दिखा दो, संभव ही नहीं है। सिंपल अलजेब्रा में कभी पॉसिबल नहीं है, जबकि वेक्टर अलजेब्रा में गारंटी के साथ पॉसिबल है। एंड पिक्चर इज बिफोर यू, सामने है, आप देख लो। उसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम कैसे चाहिए भाई? तो मैक्सिमम ले लीजिए ना, फॉर ए डॉट बी इक्वल टू मैक्सिमम, मुझे मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि एक यूनिक वैल्यू देगा नहीं, है ना, ये यूनिक वैल्यू देगा नहीं, तो कैसे होगा? थीटा को कॉस थीटा को 1 कर दीजिए ना, मैक्सिमम तो यही होता है कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। कब होगा? जब थीटा का वैल्यू आप 0 डिग्री कर दीजिए, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना, ये ए है, मान लो ये बी है, थीटा 0 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। यहाँ पर ए डॉट बी का वैल्यू सीधा ए बी के बराबर हो जाएगा, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि तब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो गए, थीटा 180 हो गया, तब क्या करोगे? तो cos 180 का वैल्यू बेटा -1 होता है। दो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के वेक्टर का रिजल्टेंट भी नेगेटिव भी आ रहा, कोई मॉडुलस तो नहीं चलेगा। हाँ, अगर ए डॉट बी पर प्रॉपर मॉडुलस लगा दे तो ठीक है, अगर नहीं लगाया तो रिजल्टेंट नेगेटिव देगा वो, क्योंकि वो तो खेल cos थीटा कर रहा है ना, खेल थीटा कर रहा है। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, यानी उनके बीच में 180 का एंगल बन रहा है, तो क्या होगा? वो -1 तो देगा वैल्यू, और जब -1 दिया तो प्रोडक्ट में नेगेटिव रिजल्ट आएगा, आप एकदम आएगा ही आएगा। सो इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की सबसे खूबसूरती आपने देखी कि जब ये दोनों वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके रिजल्टेंट का क्या कहना, दिल में एकदम क्या खुशी भर देता है, और भरना भी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, आप अगर इतना आपने समझ लिया है, इसको आपने नोट कर लिया है, अगर आपने देखा है तो पॉज करके आप नोट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझना तो बिल्कुल दो फार्स अंडरस्टैंडिंग लेवल चल रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप रियलाइज करो, लेक्चर्स को जब तक आप महसूस नहीं करोगे तब तक मजा कैसे आएगा। इसके कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ये सब चीजें भी आती हैं, उस पर बात करेंगे हम लोग। फिर इसके एप्लीकेशंस आएंगे कि किन किन परिस्थितियों में मैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करता हूं, क्यों करता हूं, उसका भी जवाब मैं दूंगा आपको। तो छोटा सा पहले इस पर एक लॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आइए एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, इसको ऐसे मैं आपको
लिख करके एक सवाल आसान सा, बिल्कुल एकदम फैमिलियर प्रॉब्लम, क्योंकि आपको 11th के लेक्चर में पहले मन बहलाना है। बड़े प्रॉब्लम एकदम बिल्कुल होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम तो ऐसे होंगे कि आपको मतलब खूब आनंद देगा वो। देखिए क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं कि इफ टू वेक्टर्स p एंड q, वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर आर ऑफ मैग्नीट्यूड्स, आर ऑफ मैग्नीट्यूड्स 4 units and 10 units respectively, then find, क्या फाइंड, क्या निकालना है बेटा, ए वेक्टर सॉरी p वेक्टर डॉट q वेक्टर, p वेक्टर डॉट q वेक्टर इफ वेक्टर व्हेन ए नंबर में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, बी नंबर में थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, सी नंबर में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री कर लेते हैं, और डी नंबर में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। और चाहे तो आप और ले लें, कोई दिक्कत उससे नहीं है, पर वो तो आपको पता ही है। तो सॉल्यूशन तो आसान है ना इसका। सॉल्यूशन आसान क्यों है? क्योंकि मैंने सिखा लिया है। पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू होता है p का मॉडुलस, q का मॉडुलस एंड कॉस थीटा। यही तो है। कुल मिला के मैं कहूं तो ये पी क्यू कॉस थीटा हो गया। अब वैल्यू डालना है, सब आंसर करना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए ए नंबर में p डॉट क्यू, आप थीटा पर ध्यान लगाओगे। ये थीटा जो मैंने लिखा है ना, थीटा तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। उसमें सवाल में नहीं मेंशन किया हुआ, पर आप ये समझ लो कि थीटा इज द एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर। लगाइए। p है आपका कितना, p है कितना 4 यूनिट, q है कितना 10, तो 4 इंटू 10, और पहला केस कर तो थीटा 0 है, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल 10 चौक 40, कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी 40 यूनिट्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। उसी तरह से 30 होगा तो कॉस 30 √3/2 लगा देंगे। थीटा 60 है तो 1/2 लगा देंगे। कर लेते हैं। बी में देखिए p डॉट क्यू क्या होगा, 4 गुना 10 गुना कॉस ए हो गया। बी में है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, ये कितना होगा 40 इंटू √3/2 यूनिट्स। 2 से 20 दूना 40, यानी 20√3 आ गया ना आंसर। सी भी कर सकते हैं। सी में आपका कितना 60 डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है। P डॉट क्यू का जो वैल्यू आएगा वो होगा कितना 4 इंटू 10 इंटू कॉस 60 डिग्री, जो 1/2 होता है, तो 4 गुने 10 गुना 1/2, 2 दूनी 4, यानी 20 यूनिट्स, है ना। तो इस तरह से बहुत आसान है ये फार्मूला में वैल्यू पुटिंग है आपका ये, तो इसको बेसिक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो पर काम करेंगे हम लोग, तो उसमें बताएंगे आपको स्केलर प्रोडक्ट, जो आपने अभी तक इसका जो थ्योरी बेसलाइन देखा, इस पर कुछ हाई लेवल प्रॉब्लम भी आएगा और कुछ इसके एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। तो थोड़ा नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। मैं जान करके बड़ा स्लॉट नहीं दे रहा हूं आपको, उसकी मूल वजह यह है कि आप उतने पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो का आप जो लोकेट करते हैं, जो उसको देखते हैं, वो हम लोगों को पता पड़ता है कि बच्चा अभी कितना सीरियसली टॉपिक को ले रहा है। अभी उसका दिमाग बड़े बड़े ब्रांड की तरफ है, और जब वहां से वो धोखा खाएगा, जब वहां उसको चीजें समझ में नहीं आएगी, तो वापस इस प्लेटफॉर्म पर जब वो लौटेगा, तब उसका फेथ यानी आपका भरोसा, आपका विश्वास, अभी तक ये प्लेटफॉर्म जीतने में पूरी सफलता हासिल नहीं कर सका है, पर मैं लगा हुआ हूं
और मुझे ये पता है कि मेरी ज़रूरत ही आपको पड़ेगी फिजिक्स सीखने में, क्योंकि जो बेसलाइन मैं आपको दे रहा हूँ, जितने शालीनता के साथ, जितनी विनम्रता के साथ और जितने लयबद्ध तरीके से एक प्रॉपर ऑर्डर में खास करके एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो टॉपिक आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, वो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर, है ना, वो यहाँ पे हवाबाजी नहीं चलती है, यहाँ पे प्रॉपर वर्क हो रहा है। तो इसको आप महसूस करें, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और इसे अच्छे तरीके से देखें, समझे और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करें। थैंक यू सो मच।